हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। हिंदी कलिका किताब की जो पार्ट 4 है तरुण के स्वप्न, आज हम इसको समझेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तरुण के स्वप्न पार्ट 4। इसके पहले वाले वीडियो में हम कवि परिचय यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जान चुके हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, उन्होंने कौन कौन से नारे दिए थे, सब कुछ हम जान चुके हैं और बुक रीडिंग भी हो चुका है। अगर उसको नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर देख लेना। या फिर क्लास 8 के हिंदी के बच्चों के लिए एक प्लेलिस्ट है, क्लास 8 जो ईयर है आपका 26-27, तो वहाँ पे लिखा हुआ है, उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम समझेंगे तरुण के स्वप्न पाठ। इसमें ये जो पाठ है ये एक भाषण है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के युवाओं के लिए कहा है। ठीक है, देश के युवा, तरुण यानी कि क्या, देश के युवा, युवक जो नौजवान होते हैं उनके लिए सुभाष चंद्र बोस जी का जो भाषण है वही हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वप्न तो अनेकों ने देखा। स्वप्न यानी सपना, तो सपना तो कई सारे लोगों ने देखा। क्या सपना है? ये जो सपने की बात की जा रही है वो सपना है देश को आज़ादी दिलाने की। ठीक है, पाठ को समझने से पहले ये समझ लो कि ये बात कब की है। ये बात है हमारे देश की आज़ादी के पहले की बात है, जब देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेज हमारे यहाँ राज करते थे, तब की बात है। तब बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोगों ने देश को आज़ादी दिलाने की कोशिश की थी और उसकी बात है, वो सपने की बात है कि देश को आज़ादी दिलानी है। तो सपना तो बहुत सारे लोगों ने देखा है। ठीक है, लेकिन हमारे नेता स्वर्गीय देशबंधु चित्तरंजन दास ने भी एक स्वप्न देखा। तो सुभाष चंद्र बोस जी किसको कह रहे हैं? स्वर्गीय यानी उनका देहांत हो चुका है, तो स्वर्गीय लिखा है इसलिए देशबंधु चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास के बारे में यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी ने बात की है। तो जान लेते हैं चित्तरंजन दास कौन है। तो चित्तरंजन दास जी जो हैं जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के गुरु, राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, और पेशा से वो एक वकील थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे, यानी स्वतंत्रता के लिए, देश की आज़ादी के लिए उन्होंने भी कोशिश की थी। उनको देशबंधु का नाम दिया गया है, उनको देशबंधु कहा जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। और मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी, महात्मा कहते हैं, तो उनको महात्मा गांधी कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं। वैसे ही चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था, इसलिए उनका नाम क्या हुआ? देशबंधु चित्तरंजन दास। उन्होंने भी एक स्वप्न देखा था, देश को आज़ादी दिलाने की एक स्वप्न देखा था, लेकिन वो उनकी देहांत हो जाता है। कब? ये जो चित्तरंजन दास जी हैं इनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। ठीक है, और उनकी मृत्यु हो गई थी 18 अगस्त 1945 में, यानी आज़ादी, देश हमारा तब आज़ाद नहीं हुआ था, तो वो आज़ादी के पहले से ही गुजर गए थे। तो वही जो स्वप्न है, उनका जो स्वप्न था देश को आज़ादी दिलाने की, वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना। उनके अंदर देश को आज़ादी दिलाने की जो शक्ति है उसी स्वप्न के कारण आया था। ठीक है, जैसे हम कोई भी एक सपना देखते हैं, हमारा एक लक्ष्य होता है, तो उसी से हमको शक्ति मिलती है। जैसे हम कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट कुछ बनना चाहते हैं, तो उसी सपने के कारण ही हमारे अंदर शक्ति आएगी, पढ़ने की शक्ति, आगे बढ़ने की, कुछ जानने की शक्ति आएगी। तो वही जो शक्ति उनके अंदर उसी सपने के कारण आई थी,
तो इसीलिए हमको भी एक एक सपना, अपना एक एक लक्ष्य रखना चाहिए, एक एक सपना होना चाहिए सभी का, ताकि हम उससे शक्ति पाकर आगे बढ़ सकें, कुछ कर सकें। तो उनके आनंद का निर्झर रहा, यानी उसी स्वप्न के कारण वो जिंदा रहे, खुश रहे, उनके अंदर बहुत शक्तियां आई जिससे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, उसी स्वप्न के। क्योंकि ये भाषण जब है ना, तब की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, और सुभाष चंद्र बोस जी देश के युवाओं को आज़ादी के लिए ललकार रहे थे। तो वो कहते हैं कि उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं, यानी वो जो सपना था देश को आज़ादी दिलाने का, हमारे समाज को बदलने का, वो उसका उत्तराधिकारी हम हैं। उत्तराधिकारी यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको मिलता है जो अधिकार है, तो वही अधिकार, कर्तव्य आज हमारा है, हमें ही देश को बदलना है। इसलिए हमारा भी एक स्वप्न है, इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, काम काज करते हैं। तो कहते हैं जो हमारा सपना है उसी की प्रेरणा से, उसी की शक्ति से हम उठते, बैठते, चलते, फिरते, लिखते, भाषण देते, जितना भी हम काम करते हैं, हमें प्रेरणा कहाँ से मिलती है? वही स्वप्न से मिलती है। वह जो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, जो हमें जो प्रेरणा मिल रही है, हमें जो स्वप्न, हमारे अंदर जो स्वप्न है वो क्या है? वह स्वप्न या आदर्श क्या है? हम चाहते हैं एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज। एक एक शब्द को ध्यान से समझेंगे, ठीक है? तो सुभाष चंद्र बोस जी क्या चाहते हैं? एक नया सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज। तो सबसे पहले समाज के बारे में जानेंगे। तो हम एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है, ठीक है, भाईचारे के साथ समाज में रहता है। आस पड़ोस में अगर कोई नहीं होगा तो आप रह पाओगे? अकेले रह पाओगे? बिना परिवार के, बिना पड़ोसियों के, बिना समाज के नहीं रहा जा सकता ना। तो हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। तो वो जो सामाजिक प्राणी है जहाँ रहता है वो अच्छा होना चाहिए ना। जहाँ चोरी डकैती हो, लूटपाट हो, या जो बहुत सारी कुप्रथाएं चल रही हो, तो वैसे समाज में रह पाएंगे क्या? नहीं ना। तो हमें एक अच्छा समाज चाहिए ना। तो वो समाज चाहते थे सुभाष चंद्र बोस। कैसा समाज? एक नया सर्वांगीण, सर्वांगीण यानी सबका विकास जहाँ पे होता है, ठीक है, सभी का विकास जहाँ होगा, और स्वाधीन, हमें एक स्वाधीन समाज, स्वाधीन राष्ट्र चाहिए, यानी आज़ादी चाहिए। क्या चाहिए? आज़ादी। किससे आज़ादी चाहिए? अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए, ठीक है। और संपन्न यानी कि खुशहाल। तो यहाँ पे कैसा समाज चाहिए? जहाँ पर सबका विकास हो, सबकी अच्छाई के बारे में सोचा जाए। और अंग्रेजों से, देखो जब अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने हमें बहुत शोषण किया है, बहुत हमसे बहुत कुछ लूट के लेकर गए हैं, हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, हमें नौकरों जैसा व्यवहार हमारे साथ करते थे। तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, तो हमारा विकास भी नहीं करते थे, हमारी भलाई के बारे में नहीं सोचते थे, बस वो अपनी भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन ऐसा समाज हमें चाहिए था जहाँ पर सभी लोगों की भलाई के बारे में सोचा जा सके, और अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी लेकर हम एक गणतांत्रिक राष्ट्र बनाने की सोच रखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे समझ आया, सर्वांगीण स्वाधीन संपन्न समाज चाहते थे, यानी अंग्रेजों को भगाना चाहते थे, हमारे देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे, और ऐसा राष्ट्र बनाना चाहते थे जहाँ पर सबका विकास हो, सब खुशहाली से रह सकें, और उस पर एक स्वाधीन राष्ट्र। सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था? देश को आज़ादी दिलाना। स्वाधीन मतलब अंग्रेजों के अधीन थे हम, पराधीन थे, तो उसको स्वाधीन करना है, अपने अंग्रेजों को भगाकर हमारे राष्ट्र को
राष्ट्र यानी देश, ठीक है, हमारे देश को आज़ादी दिलाना है, ये कह रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, समाज के दबाव से वह मरे नहीं। हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ पर व्यक्ति जो है, लोग जो हैं, सभी दृष्टियों से मुक्त हो, हर तरह से मुक्त हो। यानी पहले देखो, जब अंग्रेज लोग थे ना, तब कोई कुछ बोल नहीं सकता था उनके खिलाफ। अगर कुछ बोलोगे उनके खिलाफ तो उनको जेल में भर देते थे। जैसे महात्मा गांधी लोग, सुभाष चंद्र बोस भी कई बार जेल जा चुके हैं। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता संग्रामी ने जो लोग हैं, वो अंग्रेजों के खिलाफ बोलते थे, तब उनको जेल में भर दिया जाता था, उनको दंड दिया जाता था। तो बोलने की आज़ादी नहीं थी, कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। और पहले के ज़माने में क्या करते, बड़े लोग या फिर अंग्रेज़ों के बच्चे ही पढ़ाई करते थे। ज़्यादातर पढ़ाई जो गरीब है, जो आम जनता है, वो पढ़ाई भी नहीं कर सकते थे। तो कुछ भी करने की आज़ादी नहीं थी। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, हमें एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसा राष्ट्र बनाना है जहाँ पर लोग जो हैं सभी दृष्टियों से मुक्ति मिले, उनको बोलने की आज़ादी मिले, पढ़ने की आज़ादी मिले, सब करने की आज़ादी मिले। जैसे कि अभी हमको मिलता है, हमारा देश अभी जो है एक स्वाधीन राष्ट्र है, हमें पढ़ाई करने की आज़ादी है, हमें कुछ बोलने की आज़ादी है ना। हम कुछ बोलेंगे तो कोई कुछ रोकेगा क्या? नहीं ना। तो बोलने की आज़ादी है, पढ़ने की आज़ादी है, तो हमें हमारा अधिकार मिलता है। तो ऐसा ही राष्ट्र सोचते थे सुभाष चंद्र बोस। और समाज के दबाव से वह मरे नहीं, और समाज के दबाव से जितनी भी कुप्रथाएं थी या समाज से वो मरे नहीं, यानी उसको कुछ कष्ट भोगना न पड़े, ऐसा समाज हम बनाएंगे। उस समाज में जाति भेद का स्थान न हो। कैसा समाज चाहते थे सुभाष चंद्र बोस? ऐसा समाज जिसमें जाति भेद न हो। जाति भेद का मतलब जानते हो, यानी कि नीच जाति, उच्च कुल जो थे ना, पहले क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य थे पहले के ज़माने में। फिर बाद में बहुत सारी जो जातियां आ गई, ठीक है। अभी भी अपने आसपास देखते होगे तो कोई अगर छोटी जाति का है तो क्या करते हैं, उसको थोड़ा अलग सा व्यवहार दिखाते हैं। अभी भी कहीं कहीं जगह पर, सब जगह तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर जाति भेद देखने को मिलता है। अगर कोई ब्राह्मण परिवार से है तो वो नीच जात का, कोई ST SC कास्ट का किसी को छूता भी नहीं है, अभी भी कई जगह पर है। लेकिन ज़्यादातर अब सब एक दूसरे को समान मानते हैं, क्योंकि हम आइन के नज़रों में सब समान हैं, ठीक है, कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, बड़े और छोटे के बीच में भेदभाव था, जाति के हिसाब से भी था और अमीरी और गरीबी के हिसाब से भी था। अमीर लोग भी गरीबों को छूते नहीं थे, उनके पास नहीं जाते थे। और वैसे जाति में भी था, नीच जाति के यानी छोटे जाति के जो लोग हैं वो क्या करते थे, बड़े जाति के लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकते थे, मंदिरों में नहीं जा सकते, ऐसे कई रोग थे, कई शोषण होते थे। तो ऐसा समाज बनाना चाहते थे सुभाष चंद्र बोस जहाँ पे जाति भेद ना हो, यानी कि सब मिलजुल कर रहें, छोटा बड़ा ऐसा भेदभाव न करें। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह समान अधिकार उपभोग करे। और एक क्या समस्या थी उस जमाने पे, जब हमारा देश स्वाधीन नहीं था, तब क्या था, समाज में नारी और पुरुषों के बीच में भी भेदभाव था। पुरुषों को अधिकार था हर जगह जाने का, कुछ भी करने का, पढ़ने का, लिखने का, और स्त्री को, लड़कियों को पढ़ाई करने से रोकते थे, कहीं बाहर जाने से रोकते थे, बाहर जाओगे तो घूंघट लगा कर जाओगे, ऐसे कई रोक टोक थे। सती प्रथा थी, जिसमें अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को जिंदा जला दिया जाता था। तो ये सब तो शोषण है ना, नारी जो अधिकार है उसके खिलाफ की बातें हैं ये। तो इन सब के विरुद्ध सुभाष चंद्र बोस जी बोलते हैं कि हमें ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना है जहाँ पर नारी मुक्त होकर, यानी कि फ्री होकर, समाज एवं राष्ट्र के पुरुषों की तरह
पुरुष लोग जैसे समान अधिकार पाते हैं ना, जैसे अभी क्या है, अभी तो समान अधिकार मिलता है हमको, जो काम पुरुष कर सकते हैं वो नारी भी कर सकती है, ऑफिस जाती है, पायलट भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, जो चाहे बन सकती है ना, सभी काम कर सकते हैं, घर का काम भी कर सकती है और बाहर का काम भी कर सकती है। लेकिन पहले बाहर का काम करने को नहीं दिया जाता था। तो यहाँ पे ऐसा समाज बनाना चाहते थे जहाँ पर नारी और पुरुषों को समान अधिकार मिले। समाज तथा राष्ट्र की सेवा में समान रूप से हिस्सा लें। पहले तो कुछ अधिकार नहीं था नारियों का, तो ये कहते हैं कि हमें ऐसा एक समाज चाहिए जहाँ राष्ट्र की सेवा कर, जो महिलाएं भी राष्ट्र की सेवा में योगदान दे सके, हिस्सा ले सके, हिस्सा ले सके मतलब भाग ले सके। जैसे अभी देखो, अभी क्या है, अब डायरेक्ट अगर सुरक्षा की बात करें, सेना में भी जो लड़कियां हैं वो सेना में भी भर्ती हो रही हैं, ठीक है। जैसे अभी क्या है, अग्नि वीरांगना में जाते हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, उन सब में अब लड़कियां भी रहती हैं। पहले के ज़माने में बस लड़के ही जाते थे, युवक व्यक्ति है वही जाता था। लेकिन अभी क्या है, अभी महिलाएं भी उसमें योगदान दे रही हैं। आपने नाम भी सुना होगा, बहुत सारे जो फाइटर पायलट्स के जो लड़कियां हैं, उन्होंने भी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे एग्जाम्पल तो बहुत हैं, है ना, लड़कियों ने भी बहुत कुछ हमारे देश के लिए किया है, हमारा देश का नाम ऊंचा किया है। तो यहाँ पे राष्ट्र की सेवा में भी योगदान दे सके ऐसा समाज का कल्पना कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी। कब? देश के आज़ादी के पहले, जब लड़कियों को कुछ भी अधिकार नहीं दिया जाता था, बस वो घर के अंदर रहती थी। आगे देखते हैं, उस समाज में अर्थ की विषमता न हो। यहाँ पे अर्थ यानी पैसा, ठीक है, जो धनी और गरीब, इसमें जो भेदभाव होता था वो भेदभाव, विषमता यानी भेदभाव न हो। हम ऐसे समाज का निर्माण करें, बनाएं ऐसा समाज जहाँ पर गरीब लोग और धनी लोग के बीच में भेदभाव न हो। धनी व्यक्ति को ज़्यादा सम्मान मिलता है, गरीब को कोई पूछता भी नहीं है, तो ऐसा ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहें। उस समाज में प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा और उन्नति का समान सुअवसर पाए। सुअवसर मतलब मौका, सभी को समान मौका मिले, शिक्षा प्राप्त हो और उन्नति कर सके। तो देखो, पहले के ज़माने में क्या होता था, या तो ब्राह्मण या राजा महाराजा या बहुत धनी व्यक्ति जो हैं, इनके ही बच्चे पढ़ा करते थे। और अगर लड़के लोग भी पढ़ते थे, लेकिन लड़कियों को पढ़ने के लिए मना किया जाता था, उनको तो छोटी सी उम्र में भी शादी कर देते थे। तो यहाँ पे उनको शिक्षा का अवसर नहीं मिलता था। तो अभी क्या है, हमारे पास राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। हम कंपलसरी एजुकेशन में क्या करते हैं, अभी पहले तो 10th क्लास तक कंपलसरी एजुकेशन था, अब क्या हो गया है, 12th क्लास यानी 12वीं क्लास तक हम सब फ्री एजुकेशन पा सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अधिकार मिला है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ST SC OBC जनरल किसी भी कास्ट की हो, समान अधिकार हमको मिलता है। स्कूल में कोई भेदभाव नहीं करता है कि तू नीच जात का है, तू लड़की है, या ऐसा कुछ नहीं करते हैं, सबको समान अधिकार मिलता है ना। और ऐसा ही सपना देखते थे सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। जिस समाज में श्रम और कर्म की पूरी मर्यादा होगी, ठीक है, ऐसा समाज हम बनाएं जहाँ पर श्रम का महत्व हो, मेहनत जो करेगा वही आगे बढ़ेगा, यही महत्व अगर रहेगा तो ही क्या होगा, हमारा समाज विकास करेगा। आलसी लोग होंगे तो भलाई कैसे होगी, विकास कैसे होगा, है ना। तो श्रम और कर्म दोनों का मर्यादा होगा, यानी दोनों का महत्व भी होगा। आलसी तथा अकर्मण्य के लिए स्थान नहीं रहेगा। तो ऐसा समाज बनाए जहां पर कोई भी आलसी, अकर्मण्य यानी जो काम नहीं करता है, बेकार बैठा रहता है, उसके लिए स्थान नहीं होगा, ठीक है। वहां पे हम ऐसा समाज बनाए, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को ऐसा एक राष्ट्र बनाए जहां पर हर व्यक्ति श्रम करे, कर्म करे, अपना अपना कर्म करे।
वह राष्ट्र किसी भी विजातीय प्रभाव से हर प्रकार से मुक्त रहेगा। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं, चलो हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जहां पर विजातीय प्रभाव से हम मुक्त रह सके। विजातीय प्रभाव यानी जो अन्य लोग हैं, ठीक है, चाहे वो कोई दूसरा देश हमारे ऊपर अधिकार न कर सके, कोई बुरा व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकार न कर सके, ऐसा हम समाज बनाएं। यानी बहुत ही आपका ताकतवर, मजबूत हम समाज बनाएं जहां पर हम लोग सब मिलजुल कर रहें। जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, तो सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा या भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा, बल्कि विश्व समाज के समक्ष आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में गण्य होगा। तो कहते हैं हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं, हमारे देश को, भारत भूमि को हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जहां पर स्वदेशी समाज, हमारा समाज स्वदेशी होगा, अपने देश के लिए होगा, अपने देश के यंत्र के रूप में काम करेगा। ठीक है, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारतवासियों का अभाव मिटाएगा। वो क्या करेगा? ऐसा राष्ट्र बनाएं, हम अपने आप को इतना विकास करें, हमारा इतना विकास करें जो हमारे राष्ट्र के, हमारे देशवासियों का सभी अभाव को मिटाएगा। यानी हमारी जितनी भी कमियां हैं उन सबको दूर करेगा। उस समय क्या था? गरीबी थी तो गरीबी को दूर करेगा, जाति भेद था तो जाति भेद को दूर करके सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। भारतवासी के आदर्श को सार्थक बनाकर ही स्थिर नहीं होगा। देखो, सिर्फ आदर्शों की बात नहीं है, कहते हैं कि हम सिर्फ आदर्श की बात नहीं करेंगे, हम एक ऐसा राष्ट्र बनाएंगे जिसको पृथ्वी है और इसमें अन्य जो देश हैं वे सब लोग हमें क्या देखेंगे? एक आदर्श समाज के रूप में देखेंगे और आदर्श राष्ट्र के रूप में हमको मानेंगे। यानी ऐसा राष्ट्र बनाएं जहां पर विश्व मानव के सामने, समक्ष यानी सामने, हमारा जो राष्ट्र है वो एक आदर्श समाज और आदर्श राष्ट्र के रूप में माना जाएगा, गण्य होगा यानी माना जाएगा। यानी कि विश्व में हमारा स्थान एक आदर्श राष्ट्र के रूप में होगा और हमारा समाज सबसे ऊपर माना जाएगा। मैं ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का ही स्वप्न देखता रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, मैं एक ऐसा ही राष्ट्र, ऐसा ही देश और ऐसा ही समाज की कल्पना कर रहा हूँ, उसका स्वप्न देख रहा हूँ। यह स्वप्न मेरे समक्ष नित्य और अखंड सत्य है। मैं ये जो सपना है इसको हर दिन देखता हूँ और ये एक अखंड सत्य है, ठीक है, कि मैं ये समाज की कल्पना करता हूँ और हमें एक ऐसा ही समाज बनाना है। इसी सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है। ठीक है, कहते हैं अगर हमको आज़ादी चाहिए, हमारे समाज में जितनी भी समस्याएं हैं उन सबको दूर करना है, तो इसको हम अगर ठान लें, मन में ठान लें कि हमको इसको करना ही है, तो ये किया जा सकता है। अगर सत्य की प्रतिष्ठा के लिए सब कुछ किया जा सकता है, हर प्रकार का त्याग किया जा सकता है। यानी इस समाज, एक अच्छा राष्ट्र बनाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हम छोड़ सकते हैं। त्याग करना मतलब छोड़ देना, ठीक है। हर संकट को सह सकते हैं, हर संकट को सहा जा सकता है मतलब क्या? हर मुसीबत को, संकट यानी मुसीबत, तो हम हर मुसीबत को, उसको क्या कर सकते हैं? सह सकते हैं। इस स्वप्न को सार्थक बनाने के दौरान प्राण भी देना पड़े तो, ठीक है, अगर मुझे इस स्वप्न को पूरा करने के लिए, हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए, एक अच्छा समाज, एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो भी वह मरण है स्वर्ग समान। इसको याद रखना, ठीक है।
वह मरण है स्वर्ग समान। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो वह मरण, मरण यानी मृत्यु, वो जो मृत्यु होगी वो स्वर्ग के समान होगी। यानी अगर देश को आज़ादी दिलाने में और एक स्वाधीन राष्ट्र और एक स्वाधीन समाज बनाने में अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो वो स्वर्ग के समान होगा, ऐसा कहते हैं। ठीक है, वह मरण है स्वर्ग समान, यानी वो जो मृत्यु है, वो मृत्यु अगर होगी तो वो क्या है? वो अमर कहलाएगा, स्वर्ग समान है। ऐसी मृत्यु को मृत्यु नहीं, हम इसको क्या कहते हैं? अमर होना कहते हैं। हे मेरे तरुण भाइयों, अब देशवासियों को पुकार रहे हैं, उनको ललकार रहे हैं कि चलो हम आज़ादी दिलाएं, हम अपने देश को आज़ादी दिलाएं। तो कहते हैं हे मेरे तरुण भाइयों, तरुण यानी युवा, देश के युवा व्यक्ति जो हैं उनको कहते हैं कि चलो, तुम्हें देने लायक मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, मेरे पास कुछ देने के लिए तो नहीं है, सिर्फ यही स्वप्न है जो हमें असीम शक्ति और अपार आनंद देता है। यानी कि मेरे पास तुम्हें इस स्वप्न के अलावा, यानी देश को आज़ादी दिलाने की, एक अच्छा समाज बनाने की स्वप्न के अलावा और मेरे पास कुछ देने को नहीं है, लेकिन इस स्वप्न से तुम्हें अपार शक्ति मिलेगी। असीम शक्ति यानी बहुत असीम शक्ति। ठीक है, असीम शक्ति मिलेगी और अपार आनंद मिलेगा, यानी बहुत खुशी होगी तुमको। मेरे क्षुद्र जीवन को भी सार्थक बनाता है। ये जो स्वप्न है वो मेरे छोटे से, क्षुद्र यानी छोटे से, तो मेरे छोटे से जीवन को भी ये सार्थक बना देता है। यानी मेरे जीवन का एक जो लक्ष्य है अपने देश को आज़ादी दिलाने की, वही मेरे जीवन को सार्थक बनाता है। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, स्वीकार करो। देश के युवाओं को क्या कहते हैं कि मेरा जो ये स्वप्न है मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूँ, तुम इसको स्वीकार करो। कहने का मतलब है ये जो मेरा स्वप्न है वो तुम्हारा भी स्वप्न होना चाहिए। देश को आज़ादी दिलाने का स्वप्न हर देशवासियों का होना चाहिए। तब क्या था? आज़ादी की लड़ाई हो रही थी और महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी हो, या अन्य जो स्वाधीनता आंदोलन के जो सेनानी हैं, सब लोग आम जनता को देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए प्रोत्साहन कर रहे थे। और ये जो भाषण है इससे भी देश के जो आम जनता है वो बहुत जागरूक हो रही थी और देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए साथ दे रही थी। तो ये एक कह सकते हैं देश की आज़ादी की जो लड़ाई थी, जो हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे, उसके लिए ये भाषण एक प्रोत्साहन का काम कर रहा था, उनको लड़ने के लिए ताकत दे रहा था। तो ये था एक सुभाष चंद्र बोस जी का तरुण के स्वप्न। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया है। अगले वीडियो में इस पाठ का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर नीचे आपका शब्दार्थ लिखा है, इसको देखकर ही बुक रीडिंग करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगले वीडियो में इसको हम अभ्यास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।